Hello everyone, my name is Pragati Rangari and I am a postgraduate student of physiotherapy and I am specializing in neurology। और आज से इस चैनल पर मैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कंटेंट जो है वो अपलोड करूँगी। साथ में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो क्लिनिकल स्किल्स जो हमारे असेसमेंट्स में हेल्पफुल होती है और जो हमारी क्लिनिकल रीजनिंग को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होती है, उससे रिलेटेड कंटेंट मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगी। और तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रेजिस्टेड एक्सरसाइज फॉर इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस। मसल परफॉर्मेंस क्या होती है? हमारी मसल की जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो कैपेसिटी होती है, जो भी मूवमेंट करने की कैपेसिटी होती है उसे हम मसल परफॉर्मेंस कहते हैं। जो फैक्टर्स मसल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोकेमिकल एंड बायोमैकेनिकल फैक्टर्स, मेटाबॉलिक, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, कॉग्निटिव एंड इमोशनल एंड फंक्शनल फैक्टर्स। कुछ की एलिमेंट्स होते हैं मसल परफॉर्मेंस में, जैसे कि स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस। इन तीनों में से अगर कुछ भी डिस्टर्ब होता है या इन तीनों में कोई सी भी डिस्टर्बेंस या किसी एक में भी डिस्टर्बेंस आती है तो हमारा एक्टिविटी लिमिटेशन या पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन जो है वो अफेक्ट होता है। एक्टिविटी लिमिटेशन यानी कि जो हम हमारे खुद के बेसिक काम कर सकते हैं या फिर जो हम हमारे रेगुलर IADS यानी कि पढ़ाना या मोबाइल चलाना या फिर जो हमारे बेसिक काम होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। साथ में जो हमारा ऑक्यूपेशन रिलेटेड, सोशल लाइफ रिलेटेड पार्टिसिपेशन होता है सोशल लाइफ में, वो अफेक्ट हो जाता है अगर इन तीनों में से किसी में भी कुछ भी डिस्टर्बेंस आती है तो। अब रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? तो डायनेमिक और स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन रेजिस्टेड बाय आउटसाइड फोर्स अप्लाइड मैनुअली और मैकेनिकली। यानी कि जब भी हम कोई डायनेमिक या स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कोई भी बाहर से फोर्स लग रहा है मैनुअली या मैकेनिकली, तो उसे हम रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस कहते हैं और इसे ही हम रेजिस्टेड ट्रेनिंग भी कहते हैं। सो फॉर कंसिडरिंग रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस, कुछ फैक्टर्स जो हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि अंडरलाइंग पैथोलॉजी, यानी कि पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सिस्टमेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि उसकी पैथोलॉजी क्या है, मेन पैथोलॉजी या उसका मेन डायग्नोसिस क्या है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मसल परफॉर्मेंस की जो इम्पेयरमेंट लेवल है वो कितना है, कहीं स्ट्रेन तो नहीं आ गया है या फिर ग्रेड 3 का जो फट जाती है मसल, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। फिर द प्रेजेंस ऑफ अदर डेफिसिट, कोई अदर डेफिसिट तो नहीं है मसल में या बॉडी में पेशेंट की। फिर स्टेज ऑफ टिश्यू हीलिंग क्या है, यानी कि कौन सी स्टेज पर है पेशेंट की टिश्यू हीलिंग, ये हमें ध्यान रखना है। फिर पेशेंट और क्लाइंट की एज क्या है, पेशेंट का ओवरऑल फिटनेस लेवल क्या है और उस कॉपरेट और पेशेंट की कॉपरेट करने की क्षमता कितनी है, यानी कि उसका कॉग्निशन लेवल कितना है या फिर उसकी सीखने की क्षमता कितनी है। इस बात पर ये भी हमारी जो रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज है वो डिपेंड करती प्रिस्क्राइब करने में डिपेंड करता है ये जो होता है। फिर 3 एलिमेंट्स जो होते हैं मसल परफॉर्मेंस में, उसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम सीक टू अचीव अ बैलेंस ऑफ ऑल 3 एलिमेंट्स। हमें इन तीनों ही एलिमेंट्स को बैलेंस बनाकर रखना है, जिसमें हमें पेशेंट की नीड्स और पेशेंट के गोल्स के अकॉर्डिंगली तीनों चीज़ों को मेंटेन करते हुए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को और एक प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करना है। फिर उसके बाद मसल स्ट्रेंथ क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू टू प्रोड्यूस टेंशन एंड रिजल्टेंट फोर्स बेस्ड ऑन द डिमांड प्लेस्ड ऑन द मसल। यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की जो टेंशन प्रोड्यूस करने की क्षमता कितनी है, यानी कि वो कितना फोर्स क्रिएट कर सकता है उस मूवमेंट को करवाने के लिए, वो क्षमता कितनी है, उसे हम मसल स्ट्रेंथ कहते हैं। फिर द ग्रेटेस्ट मेजरेबल फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय अ मसल और अ मसल ग्रुप टू ओवरकम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग अ सिंगल मैक्सिमम एफर्ट। यानी कि एक बार में, यानी कि एक सिंगल टाइम में अगर हमने किसी को कोई वेट उठाने के लिए कहा तो वो एक बार में कितना फोर्स, कितना मिनिमम फोर्स लगा के या फिर कितना मैक्सिमम एफर्ट लगाकर वो उस जो फोर्स है, जो मसल है उसको
जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करते हुए उसकी मसल किस तरह से एक्ट कर सकती है, वो उसकी मसल स्ट्रेंथ हो गई। तो फिर फंक्शनल स्ट्रेंथ क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम टू प्रोड्यूस, रिड्यूस और कंट्रोल फोर्सेस कंटेम्पलेटेड और इम्पोज ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटीज़ इन अ स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मैनर। यानी कि जो हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है वो किस तरह से किसी मूवमेंट को कंट्रोल करता है फंक्शनल एक्टिविटीज़ के टाइम पे एक स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड मैनर में, यानी कि एक स्मूथली और कोऑर्डिनेटेड तरीके से और एक कंट्रोल तरीके से वो उस मूवमेंट को और उस फंक्शनल एक्टिविटी को करवा रहा है। ये हमारे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की जो एबिलिटी होती है उसे हम फंक्शनल स्ट्रेंथ कहते हैं। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है? एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है मसल या मसल ग्रुप का, जिसमें हम लिफ्टिंग करते हैं, लोअरिंग करते हैं और हैवी लोड्स कंट्रोल करते हैं फॉर लो नंबर ऑफ रिपीटेशंस और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम टाइम पीरियड के लिए और कम रिपीटेशन के लिए हम जो एक्सरसाइजेस दे रहे हैं पेशेंट को, वो होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फिर जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है पावर। तो पावर क्या होती है? मसल पावर रिलेटेड टू स्पीड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मूवमेंट डिफाइंड एज वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय मसल और द रेट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क। यानी कि जो मसल पावर है जो कि स्पीड और स्ट्रेंथ से रिलेटेड होती है, वो किस तरह से एक्ट कर रही है और मसल किस तरह से उसे प्रोड्यूस कर रही है, वो होती है उसकी पावर। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है उसकी फोर्स करने की जो एबिलिटी होती है, यानी कि उसने जो फोर्स प्रोड्यूस किया उसने किस स्पीड से उस फोर्स को प्रोड्यूस किया, ये होती है उसकी पावर। तो रेट एट विच मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्टेंट फोर्स दैट अफेक्ट मसल पावर इज़ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मसल। यानी कि मसल ने एक फोर्स को प्रोड्यूस किया है, उसके बाद मसल ने उसी फोर्स को प्रोड्यूस किस स्पीड से किया है, ये होती है उसकी पावर। तो वर्क जो होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोड्यूस किया जा सकता है। पावर जो होती है वो एक सिंगल बर्स्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी होती है या फिर रिपीटेड बर्स्ट ऑफ लो इंटेंस एक्टिविटीज़। लो इंटेंस एक्टिविटीज़ में हमारा जो है स्टेयर क्लाइंबिंग आ सकता है या फिर जॉगिंग आ सकता है। ये लो इंटेंस एक्टिविटीज़ होती है पर इसमें रिपीटेड बर्स्ट्स होते हैं। और हाई इंटेंसिटी पावर यानी कि हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी जैसे कि कुछ लोड, हैवी लोड उठाना, वेट लिफ्टिंग करना। जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो एक सिंगल स्ट्राइक में ही पूरा वेट उठा लेते हैं और ये एक सिंगल स्ट्राइक में उनका पावर जो है वो एक्ट करता है। तो पावर जो है वो इन्हेंस की जा सकती है। जब पावर ट्रेनिंग करवाने के लिए हमें पावर को बढ़ाने के लिए हमें या तो मसल का वर्क बढ़ाना है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो या फिर हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पेशेंट को कोई एक्टिविटी करने को कहेंगे और उसमें वो अपनी पूरी पावर लगाएगा, जिससे कि उसका मसल पावर जो होगा वो इम्प्रूव होगा। जैसे कि जंपिंग स्क्वाट्स हो गए जो हम लगाते हैं, या फिर जो जंपिंग जैक्स हो गए, वो वाली जो प्लायोमेट्रिक एक्टिविटीज़ होती है, जो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती है, जो हम एथलीट्स को करवाते हैं, उन्हें हम पावर ट्रेनिंग करवाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। फिर एंड्योरेंस जो है वो हमारा थर्ड की एलिमेंट है। तो एंड्योरेंस में क्या होता है कि जो एबिलिटी टू परफॉर्म लो इंटेंसिटी रिपीटेटिव और सस्टेन्ड एक्टिविटी ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो एंड्योरेंस जो होता है जिसमें प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम एक लो इंटेंसिटी रिपीटेटिव एक्सरसाइज जो है हम करवाते हैं, जो कि हमारी एंड्योरेंस कहलाती है। जिसमें वॉकिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसमें क्या होता है कि मसल एंड्योरेंस जो है द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट रिपीटेडली अगेंस्ट अ लोड, जनरेट अ सस्टेन टेंशन एंड रेजिस्ट फटीग ओवर एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो मसल है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यूसली एक्ट कर रही है और उसमें एक सस्टेन टेंशन बना हुआ है, साथ ही वो फटीग को भी रेजिस्ट कर रही है एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसे हम मसल के एंड्योरेंस कहते हैं। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस डज नॉट कोरिलेट विथ ईच अदर बिकॉज एंड्योरेंस इज डिपेंड ऑन कार्डियोपल्मोनरी एबिलिटी टू मेंटेन द एंड्योरेंस।
यानी कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस जो होती है वो कभी भी एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एंड्योरेंस जो होती है वो कार्डियोपल्मोनरी एबिलिटी पर डिपेंड होती है कि वो बिना फटीग के किस लेवल तक उस एक्टिविटी को मेंटेन करके रख सकता है। फिर एंड्योरेंस ट्रेनिंग में हम वहीं जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाना, उसे लिफ्ट करवाना है, लोअर करवाना, नंबर ऑफ रिपीटेशंस के लिए और लो इंटेंसिटी विथ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम करवाते हैं, जिसमें एंड्योरेंस ट्रेनिंग हम करवाते हैं। की पैरामीटर्स जो होते हैं उसमें लो इंटेंसिटी मसल कॉन्ट्रैक्शन, लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेशन, प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड हम देखते हैं। यूजिंग लो लेवल्स इन रेजिस्टेंस इन एन एक्सरसाइज प्रोग्राम मिनिमाइज एडवर्स फोर्सेस ऑन जॉइंट्स, प्रोड्यूसेस लेस इरिटेशन टू सॉफ्ट टिश्यू, मोर कंफर्टेबल देन हैवी रेजिस्टेंस। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ज़्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि ये जॉइंट्स पे एडवर्स फोर्सेस नहीं डाल रही है, सॉफ्ट टिश्यू में इरिटेशन कम पैदा कर रही है और कंफर्टेबल है हैवी रेजिस्टेंस उठाने से। इसलिए एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बेटर है। सो एंड्योरेंस ट्रेनिंग में हम कॉमनली क्या क्या करवा सकते हैं? एंड्योरेंस ट्रेनिंग जैसे कि साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, जो हमारी लंबे टाइम तक की जाने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती है हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग, जिसमें हमें थकान कम होती है लेकिन हमारी मसल जो होती है उसमें एक सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ होता है। ये होती है एंड्योरेंस ट्रेनिंग। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ओवरलोड प्रिंसिपल्स, सेट प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब।